हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीशा अपने माँ बाप की एक लौती लड़की थी, इसीलिए उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते। मीशा सुंदर तो बहुत थी, लेकिन मोटी थी। उसके मोटापे का कारण था उसके पिता गिरधारी लाल का प्यार। उसके पिता गिरधारी लाल हलवाई थे, इसीलिए वो मीशा को बहुत ज्यादा मीठा खिलाया करते। इस कारण मीशा को मीठा खाना बहुत पसंद था और मीशा की माँ इस बात की शिकायत अक्सर ही किया करती। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मीशा को मीठा मत खिलाइए। अगर आप ऐसे इसको मीठा खिलाते रहे तो इसका वजन इतना हो जाएगा कि कोई फिर से शादी करने को तैयार तक नहीं होगा। अरे तो क्या हो गया, गिरधारी के पास इतनी धन दौलत है कि सारी जिंदगी अपनी बेटी को बैठा कर खिला सकता है। अगर कोई इससे शादी नहीं करेगा तो भी हमारी बेटी हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं बनेगी। पर नाते रिश्तेदार नाम की भी कोई चीज होती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना स्वार्थी मत बनिए कि अपनी बच्ची का भविष्य ही मत सोचो। मैं अभी कह देती हूँ कि मीशा आज के बाद मीठा नहीं खाएगी। अगर इसने मीठा खाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसको जितना मीठा खाना है अपनी शादी के बाद ससुराल में खाए। कोमल ये कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गिरधारी भी अब ये तय कर लेता है कि वो मीशा को बिल्कुल भी मीठा नहीं खिलाएगा। लेकिन मीशा की बचपन की आदत इतनी आसानी से कहाँ जाने वाली थी। वो अक्सर गिरधारी की दुकान से चुराकर मिठाइयाँ खा लिया करती, वरना उसके पास इतने पैसे तो थे ही कि वो बाहर से मिठाइयाँ खरीद कर खा सके। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कोमल बड़ी मुश्किल से उसका रिश्ता राहुल नाम के लड़के से करवाती है और मीशा राहुल से शादी करके अपने ससुराल आती है। और मुंह दिखाई के समय सब उसको मिठाइयाँ खिला रहे थे और मिठाइयाँ खाते हुए मीशा मन में सोचती है, अरे बाबा, मजा आ रहा है। ऐसे ही मुझे मिठाई खिलाते जाओ। मैंने नहीं सोचा था कि शादी के बाद में इतनी सारी मिठाई खाने को मिलेंगी। अगर पहले से पता होता तो मैं कब की शादी कर ली होती। मीशा मिठाइयाँ खाई जा रही थी और सब लोगों से मिठाइयाँ खिलाए जा रहे थे। ये सब देखकर मीशा की सास आस्था को बहुत अजीब लगता है। अरे ये तुम सब क्या कर रहे हो? बस भी करो तुम अब। मेरी बहू को पहले ही दिन शुगर की मरीज बनाकर मानोगे क्या तुम सब? बस बस, अब कोई और मेरी बहू मीशा को मीठा नहीं खिलाएगा। अरे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आस्था को मीशा की माँ ने पहले ही सब बता दिया था कि मीशा को मीठा खाने की बुरी लत थी और उसे खबरदार भी कर दिया था कि वो मीशा को ज्यादा मीठा ना खाने दे। सब रस्मों के बाद मीशा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन जब सब लोग मीशा की पहली रसोई के लिए नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे तो मीशा का पति राहुल सवाल करता है, अरे मीशा, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। सच बताओ, तुमने आज रसोई में क्या क्या बनाया? मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है कि तुमने क्या बनाया होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यह जानने के लिए कि मेरे हलवाई ससुर जी की बेटी ने पहली रसोई में क्या क्या बनाया होगा। बनाया है ना जी, बहुत कुछ बनाया है मैंने। गाजर का हलवा, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, रसमलाई, रबड़ी, रसगुल्ला सब बना दिया। बहू तू पागल हो गई है क्या? अरे इतना मीठा कौन खाता है? और कुछ भी बना देती, एक सब्जी ही बना देती, 2 पूड़ी ही तल देती। अब क्या मीठा खाकर गुजारा करेंगे हम लोग? मीशा को ये सुनकर रोना सा आ जाता है, लेकिन राहुल बात को संभाल लेता है, जिसके बाद सब लोग मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं और राहुल भी अपने काम पर चला जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन मीशा का मीठा खाना नहीं छूटता। चाय में भी वो बहुत ज्यादा चीनी डाला करती और चाय बनाते हुए 2 चम्मच चीनी अपने मुंह में भी भर लिया करती। इस बात से आस्था बहुत परेशान रहा करती। एक दिन वो मीशा को समझाती है, बहू मैं तो तेरी भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। अरे इतना मीठा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तू जानती है तेरे ससुर जी का देहांत भी ज्यादा मीठा खाने की वजह से हुआ था। मैं नहीं चाहती कि तुझे भी कोई बीमारी पकड़े। माँ जी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हलवाई की बेटी। मेरे तो खून में मीठा भरा है। मुझे तो शुगर होने से रही, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। देख बहू, तुझे समझाना मेरा फर्ज था, जो कि मैंने पूरा किया। अब बाकी तुझे जो ठीक लगे वही तेरी मर्जी। आस्था ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बहू को नहीं समझाती। जिसके बाद मीशा एक दिन रसगुल्ले का डब्बा लेकर अपने पलंग पर बैठी होती है और टीवी देख देख कर रसगुल्ले खा रही होती है।
लेकिन उसे नहीं पता था कि रसगुल्ले के डब्बे की चाशनी टपक टपक कर उसके पलंग पर भी गिर चुकी थी। मीशा पूरे रसगुल्ले का डब्बा खाकर सो जाती है, यहाँ तक कि कुल्ला भी नहीं करती। जिसके बाद जब वो सुबह उठती है तो उसके पूरे ये क्या हो गया? मेरे पूरे शरीर पर इतनी खुजली क्यों हो रही है? और ये छोटे छोटे दाने कैसे आ गए? ये तो होना ही था। मैंने कितनी बार बोला है कि ज्यादा मीठा मत खाया करो। जरूर ये जो तुम्हारे साइड में रसगुल्ले का डब्बा रखा है, इसकी चाशनी बेड पर भी गिरी होगी और तभी लाल चींटियां आकर्षित होकर आ गई होंगी और उन्होंने ही तुम्हें काट कर ये सारे दाने दिए होंगे। जाओ और नहा कर आओ जल्दी से, वो भी, और चादर भी बदलो। मीशा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसके बाद में बाथरूम में ब्रश भी करती है और ब्रश करते हुए आईने में देखती है तो उसके दांतों में कीड़े लग गए थे, क्योंकि वो मीठा बहुत ज्यादा खाती थी और खाने के बाद दांतों को ब्रश भी नहीं करती थी, जिस वजह से अब मीशा से मीठा क्या, किसी भी तरह का खाना खाया नहीं जा रहा था। जब सब नाश्ते के लिए बैठी थी तो मीशा कुछ भी नहीं खा रही थी, सिर्फ जूस पी रही थी। उसे कुछ न खाते देखकर उसकी सास हैरान थी। बहू, तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? अरे तेरा उपवास है क्या जो सिर्फ जूस पी रही है? नहीं माँ जी, मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। सुबह देखा तो दांतों में कीड़ा लगा है। तू चिंता मत कर, मेरी जानकारी में एक दांतों का डॉक्टर है, मैं आज तुझे वहाँ ले चलती हूँ। वो तेरे दांतों का अच्छे से इलाज भी कर देगा और अगर तेरे दांतों में मसाला भरने की जरूरत हुई ना तो वो भी कर देगा। आस्था दिन के समय मीशा को डॉक्टर के लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि मीशा का एक दांत उखाड़ना पड़ेगा। लेकिन वो दांतों को उखाड़ने से पहले मीशा के कुछ टेस्ट करते हैं, क्योंकि मीशा को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी जरूरत थी। जब मीशा की टेस्ट रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट को पढ़ते हुए डॉक्टर कहता है, जी आपके दांतों में कीड़ा तो है ही, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको शुगर भी है और अगर आपने जल्दी इतना मीठा खाना कम नहीं किया तो ये शुगर और बढ़ सकती है, जिस वजह से आपकी आंखें भी कमजोर हो सकती है और आपके जख्म भी भरना बंद हो जाएंगे और आपको कई तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ेगी, जैसे पाँव में सूजन और भी कई सारी। बहू, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि ज्यादा मीठा मत खाया कर, लेकिन तू मेरी कहाँ सुनती थी। बार बार कहती थी हलवाई की बेटी को मीठा खाने से नुकसान नहीं होता। अब देख लिया। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आखिर मेरी गलतियों की सजा मुझे ऐसे मिलेगी। ये मेरी कोई उम्र है क्या शुगर के मरीज बनने की? लेकिन देखिए, फिर भी मुझे शुगर जैसी बीमारी ने जकड़ लिया और शुगर तो सारी जिंदगी रोगी का साथ निभाती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, पर अब मैं पछता कर भी उस गलती को सुधार नहीं सकती। सुधार नहीं सकती है, लेकिन अब तो उस गलती पर रोक लगा ले। आज के बाद से तू मीठा बिल्कुल भी नहीं खाएगी और देखना तेरी शुगर धीरे धीरे जब कम होगी ना तब तू कभी कभी मीठा भी खा सकती है। जी माँ जी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और अब से मीठा नहीं खाऊंगी। मेरे आगे मेरा भविष्य पड़ा है, मैं इसको ऐसे बेकार नहीं होने दूंगी। आज के बाद कभी मीठा नहीं खाऊंगी। आस्था अपनी बहू को बड़े प्यार से समझाकर अपने घर ले आती है, जिसके बाद आस्था अपनी बहू का पूरा अच्छे से ध्यान रखती है कि वो बिल्कुल भी मीठा ना खाए। आस्था बहू को जामुन के बीज का चूर्ण देती है और भी बहुत सारी आयुर्वेदिक विधियां उस पर करती है ताकि उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाए। आस्था को पता था कि उसकी बहू को मीठा खाने की आदत थी, इसीलिए वो उसके लिए शुगर फ्री मिठाइयाँ बना कर रख देती है ताकि जब कभी कभी उसका मन होता तो वो मिठाइयों का सेवन कर लिया करे। इस तरह से मीठा खाने की शौकीन बहू को मीठे से परेशानी भी नहीं होती और कभी कभी उसका दिल भी रह जाया करता। मनोज अपनी 5 बेटियों को बहुत प्यार करता था और उसने उन्हें लाड प्यार से बड़ा किया था। वो अपनी 5 बेटियों को एक काम तक नहीं करने देता। ऐसे ही एक दिन मनोज अपनी 5 बेटियों के लिए खाना बनाकर ज्योति, अलका, सोनी, नीलम और अदिति को आवाज लगाकर बुलाता है और उनसे कहता है, अरे मेरी प्यारी बेटियों, मैंने आज घर में तुम 5 का मनपसंद खाना बनाया है। आज बताओ मेरी प्यारी बेटियों ने क्या क्या किया। आज तो बहुत मजे किए और पता है मैं आज जब पार्लर में गई थी ना तो वहाँ एक लड़की का भाई आया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्यों दीदी, कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया क्या? पापा बात आगे बढ़ाओ दीदी की। बेटा थोड़ा संभाल कर किसी से बात किया करो,
तुम पांचों मेरी जान हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पापा, अब हम छोटी नहीं है, बड़ी हो गई है। हमें अपने सही गलत के बारे में बराबर पता है, तो आप परेशान न हुआ करो। हाँ पापा, और वैसे भी बाकी चारों का मुझे नहीं पता, मैं तो लव मैरिज ही करूँगी। क्या मतलब है तेरा? मैं भी लव मैरिज करूंगी। बेटा मैं तुम लोगों को किसी चीज के लिए नहीं रोकता, लेकिन तुम लोग क्या अब मुझसे बिना पूछे ही शादी कर लोगी? मैं मायने रखता हूँ या नहीं, मुझे लड़के के बारे में पता तो होना चाहिए। पापा, हम आपको बिना बताए बिना पूछे शादी नहीं करेंगे, आपको बताकर आपसे इजाजत लेकर ही करेंगे। और आपको भी हमारी पसंद पर भरोसा होना चाहिए। हम ऐसे ही किसी को थोड़ी पकड़कर आपके सामने ले आएंगे। ऐसे ही बातें करते हुए सब खाना खाने लगते हैं। इसी तरह घर में सब साथ खुशी से रहते हैं। कुछ दिनों बाद मनोज अपने ऑफिस से घर आ ही रहा था कि तभी रास्ते में वो अपनी सबसे छोटी बेटी अदिति को एक लड़के के साथ देखता है। और ये देखकर मनोज खुद से कहता है, ये कौन लड़का है और अदिति इसके साथ क्या कर रही है? मुझे पता करना चाहिए। मनोज अदिति के पास जा ही रहा था कि तभी अदिति के पास से वो लड़का चला जाता है। और तभी मनोज अदिति के पास पहुंचकर कहता है, बेटा अभी जो तेरे साथ लड़का था वो कौन था? पापा, वो मेरा बॉयफ्रेंड रोहित था। मैं आपको सब बताना चाहती थी, अच्छा वो आपने खुद ही देख लिया। बेटा तो मुझसे मिलवाना तो चाहिए था ना, और वो अचानक से चला क्यों गया? पापा, वो उसके घर से कॉल आ गया था इसलिए वो चला गया। और कोई बात नहीं, मैं उसको किसी दिन खाने पर बुला लूंगी। ठीक है, अभी घर तो चल, लेट हो जाएगा वरना। मनोज और अदिति दोनों घर आ जाते हैं। अगले ही दिन मनोज की बड़ी बेटी ज्योति उसके पास आती है और कहती है, पापा आज आप ऑफिस मत जाना, आज आप मेरे साथ चलोगे क्योंकि मुझे आपको किसी से मिलवाना है। थोड़ी देर बाद ज्योति मनोज को एक कैफे में लेकर जाती है और वहाँ पर ज्योति का बॉयफ्रेंड रोहित आता है। जिसके बाद ज्योति कहती है, पापा इनसे मिलो, ये है रोहित, मेरे बॉयफ्रेंड। हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। हाँ अंकल जी, देखा होगा, मैं इसी शहर में तो रहता हूँ, कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। पापा ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो आपने किसी बिजनेस पार्टी में ही देखा होगा इन्हें। मनोज ज्योति की बात मान तो लेता है, लेकिन उसे रोहित को लेकर शक हो जाता है। कुछ दिनों बाद मनोज की तीसरी बेटी सोनी भी रोहित के साथ अपने घर आती है, लेकिन तब रोहित अपने मुंह पर नकली दाढ़ी लगा कर आता है। जिसके बाद घर आकर सोनी मनोज से कहती है, पापा दीदी और बाकी की दोनों कहाँ गई? मैं अपने बॉयफ्रेंड को आप सबसे मिलवाने लाई हूँ, लेकिन घर में तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। पता नहीं, शायद कोई काम होगा तभी गई है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से तो मिलवा। ये रहे मेरे बॉयफ्रेंड, इनका नाम है रोहित, इनका कार का बिजनेस है। और इनको देखकर तो आपको यकीन हो गया ना कि आपकी लड़की ने एक बहुत अच्छे लड़के को आपका दामाद बनाने के लिए चुना है। रोहित बेटा, आपका कोई भाई भी है क्या? मैंने आपके जैसे एक इंसान देखा है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं है। नहीं अंकल जी, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, आपने शायद किसी और को देखा होगा और मुझे समझ रहे हो। दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। मनोज को रोहित पर शक तो हो ही जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में रोहित चला जाता है और सोनी अपने कमरे में निकल लेती है। तभी घर में मनोज की चौथी बेटी नीलम फोन पर बातें करती हुई आती है और मनोज को देखकर कॉल कट कर देती है। तभी मनोज कहता है, तू किससे बात कर रही है? कहीं तेरा भी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? 3 के तो बॉयफ्रेंड है, तू भी बता दे अगर तेरा है तो। आपको कैसे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड है? अच्छा पता चली गया तो रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो इसकी फोटो, अच्छा है ना? इसका नाम रोहित है, बहुत अच्छा लड़का है ये। इसका भी नाम रोहित है? आखिर इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब जल्दी ही सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। हो ना हो, ये एक ही इंसान है। नीलम जैसे ही मनोज को रोहित की फोटो दिखाती है, तभी मनोज समझ जाता है कि ये कोई अलग अलग इंसान नहीं बल्कि एक ही इंसान है जो उसकी चारों लड़कियों का बॉयफ्रेंड बना है। अगले दिन मनोज अपनी दूसरी बेटी अलका के ऑफिस जाता है और उसे सारा सच बताने की कोशिश करता है कि उससे पहले ही वहाँ अलका ही मनोज को अपने बॉयफ्रेंड रोहित से मिलवाती है और किसी काम से चली जाती है। लेकिन मनोज अलका के बॉयफ्रेंड को देखकर समझ जाता है कि ये भी रोहित है। जिसके बाद वो उसे देखकर गुस्से में आता है और रोहित से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक साथ 5-5 लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अभी समझा रहा हूँ, मेरी बेटियों की जिंदगी से चले जाओ, वरना। आपसे अपनी बेटियां तो संभाली नहीं गई और आप मुझे बोल रहे हो? जाओ, जाकर बता दो, फिर खुद देख लेना क्या होगा।
तुम्हारी 5 बेटियां मेरे प्यार में इतनी अंधी हो रखी हैं कि मैं अभी जाकर उनसे ये बोल दूं कि तुम्हारे पापा ने ये किया है तो वो तुम्हें छोड़ देंगी, लेकिन मुझे नहीं। तुम एक काम करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, फिर कुछ सोचूंगा मैं। मतलब तुमने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है? और नहीं तो क्या, पैसों के लिए ही तो किया है, वरना कौन तुम्हारी नकचड़ी बेटियों को प्यार करेगा। तुम्हें मैं कल तक का टाइम देता हूँ, सोच लो। प्रॉपर्टी देना चाहते हो या अपनी 5 बेटियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो? इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। मनोज बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो घर जाने लगता है कि तभी रास्ते में स्ट्रेस की वजह से मनोज को चक्कर आ जाते हैं, जिसके कारण वो गिर जाता है। तभी एक गीतिका नाम की लड़की वहाँ आती है। वो बेहोश मनोज को अपने साथ घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब मनोज को होश आता है तो वो उस घर में रोहित की फोटो लगी दिखता है, जिसके बाद वो पास खड़ी गीतिका को कहता है, बेटा तुम कौन हो और ये कौन है, और इसकी तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये मेरे पति हैं, तो इन्हीं की तस्वीर होगी ना मेरे घर में। मनोज गीतिका को सारी बात बताता है और गीतिका कहती है, मुझे पहले ही इन पर शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए चुप रह गई। लेकिन अब नहीं अंकल जी, आप एक काम करना अंकल जी, आप अपनी 5 बेटियों को लेकर कल शाम मेरे घर आ जाना। मैं भी रोहित को दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अब कौन सा झूठ बोलते हैं वो। मनोज अगले दिन शाम को अपनी 5 बेटियों के साथ गीतिका के घर आता है और वहाँ गीतिका और रोहित बैठे होते हैं। वहाँ आते ही रोहित को किसी और के साथ देखकर मनोज की 5 बेटियाँ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कौन है? तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, मेरे होते हुए तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? 1 मिनट, ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो आप क्यों पूछ रही हो? अपने जीजा जी को अपना बॉयफ्रेंड बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम सब चुप हो जाओ और रोहित बेबी तुम सबको बता दो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। इसका मतलब तुम हम 5 के साथ टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ये मेरा भी बॉयफ्रेंड है। ये लड़का तुम सबकी जिंदगी के साथ खेल रहा था, वो भी बस पैसों के लिए। तुम सबको अगर मैं बिना सबूत के कुछ बताता तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए मैंने इसकी बीवी गीतिका के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। हाँ अंकल जी सही बोल रहे हैं, ये आदमी एक नंबर का झूठा है। मैं इसकी बीवी हूँ, लेकिन आज तक इसने इतनी सफाई से झूठ बोला कि मुझे कभी इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। तुम लोगों को भी कोई बात समझाने का फायदा नहीं है। मैंने ही सर पर चढ़ा रखा था तुम 5 को, इसीलिए तुम 5 को इससे बचाने के लिए ये प्लान बनाना पड़ा। हमें माफ कर दो, हमने कभी आपकी बात नहीं सुनी पापा। हाँ, हमें समझ आ गया है कि आप जो भी सोचते हो हमारे भले के लिए ही सोचते हो। आगे से हम कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ पापा। इतना बोलकर सारे मिलकर रोहित की खूब पिटाई करते हैं और रोहित को पुलिस के हवाले कर देती हैं, जिसके बाद मनोज की सारी बेटियां उसकी सभी बातें मानती हैं और खुशी खुशी रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।